अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अम्मा, कुछ सुना है आपने? शफीफा आपा चांद रात को निकाह करना चाहती है। हम इतनी जल्दी भला कैसे इंतजामात कर पाएंगे? रमज़ान के दिनों में तो वैसे भी तैयारियां मुश्किल हो जाती हैं। इनको तो आदत है हथेली पर सरसों जमाने की। 100 बखेड़े होते हैं। अब भला यूं मुंह उठाकर निकाह के 2 बोल तो नहीं पड़वा देंगे ना? लाख झंझट होते हैं। मेरे तो हाथ पांव फूले जा रहे हैं। आप मना कर दें इनको कि हमें निकाह नहीं करना इतनी जल्दी। अतिया बेगम ने जब से शफीका बेगम का इरादा सुना था तब से सास के सर पर खड़ी झुंझलाहट का इजहार कर रही थी। अरे अतिया, तुम काहे को इतना घबरा रही हो? कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम थोड़ी रखना है। धूम धड़क्का और शोर शराबा शादी पर कर लेंगे। बस घर के लोगों के सामने निकाह हो जाएगा। सुल्ताना बेगम ने मलामत से बहू को समझाया। छोटी हो या बड़ी, अम्मा तकरीब तो तकरीब होती है ना। बेटी के मामलात में वैसे भी 100 पंचायतें निकल आती हैं। और क्या हो गया बेगम? उस वक्त लुकमान साहब कमरे में दाखिल हुए और हवास पाख्ता अतिया बेगम को देखकर सवाल किया। अरे भाई, होना क्या है? आपकी बहन को तो आदत है शोशे छोड़ने की। अब शोशा छोड़ दिया कि चांद रात को हफ्सा और बासिम का निकाह कर दिया जाए। अरे भाई, तो इसमें इतना बदहवास होने की क्या ज़रूरत है? तुम कौन सा घर में अकेली हो? सबूई है, अलिश्पा है। चुप करें आप। अलिश्पा का नाम इस मौके पर ना ही लें तो बेहतर है। एक तो आपा ने दिमाग ख़राब कर दिया है, ऊपर से आप भी। कर लूँगी मैं सब कुछ खुद ही। अलिश्पा का नाम सुनकर अतिया बेगम का गुस्सा मज़ीद बढ़ गया और वो तनतनाती भी कमरे से निकल गई। सुल्ताना बेगम और लुकमान साहब तासुब से इन्हें देखते रह गए। सुल्ताना बेगम अपने 3 बच्चों लुकमान, शफीका और एजाज के साथ अबाई घर में रहती थीं। शौहर का इंतकाल हो चुका था। अपनी ज़मीनें और अपना काम था। दोनों भाई तालीम से फारिग हो गए तो छोटा सा कारोबार स्टार्ट कर लिया। शफीका ने इंटर का इम्तिहान पास कर लिया तो इनकी शादी कर दी गई और वो अपने शौहर इंसार के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो गई। लुकमान साहब की शादी अतिया बेगम और एजाज साहब की शादी से बूही से कर दी गई। शफीका के 2 बेटे बासिक और बासिन और लुकमान अहमद का एक बेटा असजद और बेटी हफ्सा थी, जबकि एजाज साहब की बेटी अलिश्पा थी। घर पर सुल्ताना बेगम की मुकम्मल हुक्मरानी थी। दोनों बहुएं इनका हर हुक्म मानती। आपस में कोई रंजिशें या चपलिश ना होती। बच्चे बड़े सब मिलजुल कर प्यार से रहते। घर के फैसले सुल्ताना बेगम ही करती। कभी कभी शफीका बेगम भी आ जाती तो महीना भर रुकती। घर में रौनक बढ़ जाती। बच्चे भी फूफो के आने पर बेहद खुश हो जाते। बच्चों की छुट्टियों को 4 चांद लग जाते। सब मिलकर खूब एंजॉय करते। लड़ाई होती भी तो फौरन सुलह हो जाती। एक दफ़ा ऐसे ही शफीका बेगम आई थी। शाम के वक्त सब लोग बड़े से सहन में बैठे थे। सबूई चाय बना लाई थी। सब चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। वहीं बच्चे थोड़े फासले पर मुख्तलिफ खेल खेलने में मसरूफ़ थे। एक दूसरे से तकरार भी हो रही थी और एक दूसरे की तरफ ताड़ियाँ भी हो रही थीं। भाभी और लुकमान भाई, मेरी ये ख्वाहिश है। शफीका बेगम ने चाय का घूंट लेकर बड़े भाई भावच को मुखातिब किया। क्या बात है आपा, बोलें। अतिया बेगम ने बिस्किट की प्लेट सास की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैं चाहती हूँ कि बासिक की दुल्हन अलिश्पा को बनाऊं और बासिन की हफ्सा को। ये मेरी ख्वाहिश है। क्यों एजाज? सबूई और अम्मा आप लोग क्या कहते हैं? शफीका ने बात मुकम्मल करके सबको बारी बारी देखा। ये तो बहुत अच्छी बात है आपा कि घर के रिश्ते घर में तय हो जाएं। इस तरह रिश्तों में मज़ीद पायदारी पैदा होगी। हमारे बच्चे हैं सारे। क्यों अम्मा? अतिया बेगम ने खुश दिली से कहा। बहुत अच्छा फैसला है। ऐसा सोचकर तुमने अक्लमंदी का सबूत दिया है। हमें कोई एतराज़ नहीं, बल्कि हम भी अबीरा को अपने अजदद के लिए मांगते हैं। मगर मेरे ख्याल में ऐसी बातें सिर्फ घर की हद तक हों तो बेहतर होगा। अम्मा ने दानिशमंदाना अंदाज में कहा। मतलब बात तो तय है। शफीका बेगम ने खुश होकर कहा। मुबारक हो, मुबारक हो। सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। एजाज अहमद और लुकमान अहमद ने आगे बढ़कर बहन को गले लगाया। सबूई दौड़कर फिर से चॉकलेट ले आईं। सब लोग मुस्कुरा दिए।
इस बार वापस लौटते वक्त शफीका बेगम बहुत खुश थीं। इस बार मैं बहुत अच्छी यादें लेकर जा रही हूँ, भाभी सब हुई। उन्होंने भावजों से गले लगकर कहा। पुप्पो अब कब आएंगी दोबारा? अलिशा रुहासी थी। इसको बासिक के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो भी अलिशा का बहुत ख्याल रखता था। सब बच्चों के मुंह भी उतरे हुए थे। कुदरती तौर पर सारे बच्चे एक दूसरे से क्लोज थे। शफीका बेगम खुशगवार यादें लिए अपने शहर को लौट गईं। वक्त गुजरता रहा। इंसार साहब की अच्छी जॉब थी और फिर इनको जॉब की तरफ से ऑस्ट्रेलिया जाने का चांस भी बन गया। एक मुल्क में रहते हुए शफीका बेगम अपने भाइयों, माँ और भाभुजों से मिलने साल बाद ही जाती थीं। अब इतनी दूर जाने का सुना तो सब लोग उदास हो गए। सबसे ज़्यादा बच्चे उदास थे। अलिशा जो बासिक से ज़्यादा ही करीब थी, बहुत उदास थी। वो इतनी दूर जा रहा था। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाऊंगा अलिशा। बासिक ने अलिशा को उदास देखकर इसका हाथ थामकर अफसुर्दगी से कहा। मगर बासिक गिफ्ट तो यहाँ रहकर भी दे सकते हो ना, वो मासूमियत से बोली। यार पापा नहीं मानते ना, जिद्दी हैं वो, बासिक ने झिझला कर कहा। तो अलिशा मुंह बनाकर रह गई। इसका नन्हा सा दिल डोल रहा था। और फिर शफीका बेगम मियाँ और बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गईं। शफीका बेगम ऐसी गईं कि पहली बार 6 साल बाद आईं, जब बासिक 22 साल का हो चुका था। बासिम 18 और अबीरा 16 साल की थी। शफीका अपने ससुराल इस्लामाबाद में ही ज़्यादा रहीं। वहीं पर इनका अपना घर भी था। इतने अरसे में अलिशा 16 साल की थी, मैट्रिक कर चुकी थी। हफ्सा मैट्रिक में थी। अरशद ग्रेजुएशन कर रहा था। अलिशा और बासिक ने एक दूसरे की तरफ देखा। वैसे तो स्काइप वगैरह पर बात हो जाती थी, मगर अब यूं आमना सामना हुआ था। ब्लू कलर के कॉटन के सूट में लंबे बालों वाली मासूम गुड़िया जैसी अलिशा बासिक के दिल में उतरती चली गई। यही हाल अलिशा का था। दुबला पतला सा मगर हैंडसम सा बासिक कितना अच्छा लग रहा था। दोनों ने ढेर सारी बातें की थीं। बच्चे भी अपने रिश्तेदारों से वाकिफ थे। हफ्सा और बासिम की आपस में इतनी नहीं बनती थी। दोनों ही लाउबाली थे, मगर बासिक और अलिशा एक दूसरे पर जान देते थे, जबकि अरशद और अबीरा भी एक दूसरे को पसंद करते थे। कुछ अरसा रहकर वो वापस चले गए। कुछ साल गुजारकर बासिक, अबीरा और बासिम की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद शादी करने का प्रोग्राम था। अलिशा बहुत अफसुर्दा थी, मगर बासिक बहुत सी उम्मीदें दिलाकर, अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाकर किसी हद तक इसे मुतमईन कर गया था कि चंद सालों बाद तो हमें हमेशा हमेशा साथ रहना है। और अलिशा रोते रोते शर्मा कर रह गई थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। बच्चों की तालीमी मदारिस तय हो चुके थे। इधर अतिया और सबूई शादी की तैयारियां शुरू कर चुके थे। देखते देखते वक्त गुजर गया। 3 बच्चों की शादी की तैयारियां आसान ना थीं। यहाँ तक कि किसी बच्चे को भी बाहर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और वहाँ इंसार थे कि कारोबार में उलझते जा रहे थे। न जाने क्या क्या मसरूफियात थीं। शफीका बेगम इनकी हद दर्जा मसरूफियात और अदम तवज्जो से बेजारी का शिकार रहने लगी थीं। वक्त के साथ साथ इंसार साहब में मनफी तब्दीलियां भी आ गई थीं। अब इनकी बातों में गरूर होता। इनकी नज़र में रुपया, पैसा और ऊंचा स्टेटस ही सब कुछ था। बाज़ों का शफीका इनकी बातों से डर जाती थीं। वो अनजाने खदशात और खौफ में घिरी रहने लगी थीं। बच्चों से जिक्र किया तो बच्चे भी मुतफक्किर हो गए कि इनको भी बाप का रवैया नामुनासिब लगता है। और एक दिन वो सब कुछ हो गया जिसने शफीका बेगम की हस्ती को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। सुनो, मेरे एक दोस्त की फैमिली है यहाँ, कल इनके घर चलना है। अबीरा के लिए इसके बेटे का रिश्ता आया है और हमें कल वहाँ जाकर बात करनी है। अल्फाज बम की मानद शफीका के सर पर दे मारे। क्या क्या कह रहे हैं इंसार? आप होश में तो हैं? क्यों? मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हें मेरी दिमागी हालत पर शक हो गया? सब लोग अच्छा रिश्ता देखकर ही शादियां करते हैं, इंतहाई सख्त लहजे में कहा। हाँ, और आपको इस बात का इल्म है कि हमारे तीनों बच्चों के रिश्ते हमने बाहिमी खुशी और रजामंदी से तय कर दिए थे। हमारे यहाँ रिश्ते खानदान में तय होते हैं और आपको भी ये बात अच्छी तरह मालूम है।
बचपन से आज तक हमारे घर में इन रिश्तों के हवाले से बातें होती रही हैं। हम और हमारे बच्चे ज़हनी तौर पर इस रिश्तों पर राज़ी और खुश हैं। हम हम नहीं। मैं तो राज़ी नहीं हूँ कि मैं उस वक्त मौजूद था। इंसार, आपसे बात करके, आपसे मशवरा लेकर मैंने ये बात की थी। उस वक्त आप भी इस बात पर राज़ी थे, खुश थे और आपने रजामंदी भी दी थी। शफीका बेगम का दिमाग घूम गया। इंसार तो बिल्कुल उल्टी बातें कर रहा था। व्हाट? इंसान ने बदतमीजी से इनकी जानिब देखा। हद है बेवकूफ़ी की। फजूल और बेमानी बात को दिल से लगाकर बैठी हो, बेवकूफ़ औरत। मेरे नज़दीक इस बात की अहमियत है और ना ही कोई हकीकत। इंसार, आपकी नज़र में वो बात गैर अहम होगी, मगर मेरे लिए इज्जत का सवाल है। मेरे भाइयों की बेटियां और बेटा मेरे बच्चों के नाम से मंसूब हैं। मैं भाइयों और माँ के सामने झूठी नहीं बन सकती। और अहमियत इस बात की भी है कि हमारे बच्चे भी इन रिश्तों पर राज़ी और खुश हैं, और अबीरा भी अरशद को पसंद। चुप करो। इंसार साहब ने बीवी की बात काटी। अबीरा को वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि ना सिर्फ अबीरा को अच्छा पैसे वाला पढ़ा लिखा लड़का मिलेगा, बल्कि इस तरह हमारे बिजनेस को भी काफ़ी बेहतर और पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे। इंसार अपना हतमी फैसला सुनाकर जा चुके थे। मम्मा, अबीरा जो कमरे के बाहर खड़ी माँ बाप की बातें सुन रही थी, भागकर शफीका के पास आ गई। शफीका दोनों हाथों में सर थाम कर रो रही थी। अबीरा, तुम्हारा बाप पागल हो गया है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने भाइयों को? इतने अरसे बाद तुम्हारे बाप को रिश्ते में बुराई नजर आई है। कितनी तरक्की, कितना पैसा चाहिए इनको। मामा प्लीज खुद को संभालें। अबीरा भी माँ के साथ रोने लगी थी। बासिक, बासिम और अबीरा ने कितना समझाया, मगर इंसार साहब की ना हाँ में ना बदली। इनका कहना था कि मैं अपनी बेटी को वापस पसमानदगी में नहीं भेजूंगा, और फरहान जैसा लड़का नसीब से मिल रहा है। शफीका बेगम सख्त जहनी अजियत का शिकार थीं। अबीरा का बुरा हाल था। बासिक और बासिम भी परेशान थे। बाप के साथ बदतमीजी भी नहीं कर सकते थे। शफीका बेगम अपनी माँ से भी वाकिफ थीं, जो असूलों की पक्की और ज़बान पर कायम रहने वाली खातून थीं। असूलों पर कभी भी समझौता ना किया। आने वाले हालात से शफीका बेगम सख्त हरासा थीं कि किस मुँह से अबीरा की शादी और रिश्ते की बात करती। कैसे कहती कि अबीरा और अरशद का रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए, और नतीजा ऐन शफीका बेगम की तवक्कात के मुताबिक निकला। सुल्ताना बेगम ने सुना तो हत्थे से उखड़ गईं। शफीका, अब तुम्हें अपनी बेटी के लिए भाई का घर हकीर लग रहा है, तुम्हारे म्यार पर पूरा ना उतरने वाला। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम तीनों बच्चों के रिश्ते ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। अम्मा ने हतमी अंदाज अपनाया। अरे अरे अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं? वो तो सिर्फ अरशद। अतिया बेगम ने हल्का सा एहतजाज किया। अतिया, चुप करो तुम। जहाँ मेरी ज़बान का पास नहीं, वहाँ मुझे उन लोगों की ज़रूरत नहीं है। समझ लो आज से शफीका से हमारा रिश्ता भी ख़त्म हो गया। सुल्ताना बेगम गुस्से से पेचताप खा रही थीं। अरे अम्मा, ऐसा ना करें। सबूही ने कुछ कहना चाहा, मगर अम्मा के जाहो जलाल के आगे वो चुप हो गई। दूसरी जानिब शफीका के साथ सबसे ज़्यादा बासिक तड़प गया था। इसे नानों से ये उम्मीद ना थी। इसने बहुत कोशिश की कि बात करे, लेकिन अम्मा जी ने सबको मना कर दिया कि अब शफीका से कोई बात ना करे। इधर शफीका का भी रो रो कर बुरा हाल था। मैका छूट गया था, रिश्ते ख़त्म हो गए थे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा असर अलिशपा पर हुआ था। अचानक से सब रिश्ते ख़त्म हो गए। बासिक और इसका रिश्ता यूं पल भर में ख़त्म हो जाएगा, ये तो सोचा भी ना था। वो तो बचपन से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ बासिक के बारे में सोचती चली आ रही थी। इसके दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ बासिक का राज था। इसने बासिक को चाहा था दिल की शिद्दतों के साथ। बासिक के साथ सारी जिंदगी गुजारने के सपने देखती आई थी, जबकि हफ्सा पर इतना असर ना हुआ था। वो फितरतन लाउबाली थी, लेकिन वो खुद अलिशबा को समझाती, इसका दिमाग इधर उधर लगाने की कोशिश करती थी। दोनों इम्तिहानात से फारिग हुई तो अलिशबा के लिए अच्छा सा रिश्ता आ गया और तैयारियां शुरू हो गईं। अलिशबा को यकीन हो गया था कि सब कुछ बदल चुका है, पहले जैसा कुछ ना रहा था। पुराने रिश्ते ख़त्म करके नए रिश्ते बनने जा रहे थे। घर वालों की खुशी और रजामंदी के लिए इसने खुद को हालात के स्पुर्द कर दिया।
गोया के लुकमान साहब और एजाज साहब भी बहन से रिश्ता ख़त्म हो जाने पर अफसरदा थे, मगर अम्मा के सामने चुप थे। घर में बुझे दिल के साथ अनिष्पा की शादी की तैयारियां शुरू हो गई और घर में छाया जमूद टूटा और सब लोग इंतजामात में लग गए। झटपट रिश्ता तय हुआ और तारीख भी तय हो गई। अनिष्पा भी गुजरी हुई यादों को भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी। शादी वाले दिन भारी भरकम जोड़े मेकअप और ज्वेलरी में वो गजब ढा रही थी। सारे इंतजामात हो चुके थे, दुल्हन वाले हॉल पहुंच चुके थे। हफ्सा अपनी सहेलियों के साथ बारात का इंतजार कर रही थी। लुकमान साहब, एजाज साहब और अरशद खानदान के कुछ लोगों के साथ हॉल के गेट पर बारात के मुंतजिर थे, जबकि हॉल के अंदर अतिया और सबूई मेहमानों को देख रही थीं। एक तरफ सुल्ताना बेगम अपनी दुल्हन बनी बेहद हसीन पोती को देख रही थीं। आज इनका दिल बुरी तरह से भर गया था। पोती की जुदाई का गम और साथ साथ शफीका की भी याद आ रही थी। इकलौती बेटी थी, इनकी बज़ाहिर वो मजबूत थी, मगर न जाने क्यों अंदर से दिल डोला जा रहा था। अनजाना सा खौफ आस पास मंडला रहा था। हॉल मेहमानों से भर चुका था। टाइम गुजरता जा रहा था और बारात का कोई पता न था। अब तो नुकमान साहब और एजाज साहब भी सख्त तशवीश का शिकार हो गए थे। कई बार फ़ोन किया मगर कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अजीब बेचैनी और इज़्तिराबी तारी थी। एजाज अहमद अंदर बाहर हो रहे थे। अरशद अलग परेशान था। सबूई के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। अनजाने खौफ से दिल लरस रहा था, जैसे न जाने क्या अनहोनी होने वाली है। अम्मा बारात आने और हमारी कॉल रिसीव ना करने का मतलब अच्छा नहीं हो सकता। मेरा तो दिल दहला जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि वो लोग बारात नहीं ला रहे। अतिया बेगम ने सास के पास आकर कहा तो सुल्ताना बेगम कांप गईं। अतिया, ऐसी बदफालतू ना निकालो, कोई मजबूरी होगी, कोई मसला होगा। अल्लाह ना करे कि कुछ बुरा हो। देर सवेर तो हो ही जाती है। कहने को तो सुल्ताना बेगम कह रही थीं, मगर अंदर से वो भी बहुत परेशान थीं कि न जाने क्या होने वाला है। और इधर लुकमान साहब के पास शफीका की कॉल आई थी। बेतहाशा सिसकियों के साथ इसने इंसार साहब के इंतकाल की खबर दी थी। लुकमान आंखें फाड़े मुंह खोले कॉल सुन रहे थे। तसल्ली के अल्फाज भी मुंह से ना निकल रहे थे। वो समझ नहीं आ रहा था कि खुशी के इस मौके पर ये क्या हो गया। ऐन आज के दिन इंसार साहब का इंतकाल, अम्मा को ये खबर कैसे दें। इनकी हालत पर एजाज साहब और अरशद भी परेशान थे। अभी वो इस परेशानी से ही ना निकल पाए थे कि एक और खबर मिली, जिसने सबके औसान खता कर दिए। सबूई चकराकर गिर पड़े। सुल्ताना बेगम दिल पर हाथ रखी बेहोश हो गईं। अलिश्का की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बारात पर फायरिंग हुई थी और दूल्हा मौके पर हलाक हो गया था। उफ, ये क्या हादसा हो गया था। शादी का माहौल मुकम्मल सोग में बदल चुका था। हर आंख अश्क बार थी, हर चेहरा अफसुर्दा था। आने वाले मेहमानों ने घर वालों को संभाला। कोई अस्पताल भागा तो कोई डॉक्टर को बुला लाया। अजीब मंजर देखने में आ रहे थे। तौबा तौबा, अल्लाह पाक महफूज रखे। अलिश्का के साथ ही कैसी बदशुगनी हो गई। पहले रिश्ता ख़त्म, इंसार भाई का इंतकाल, और अब जवां जहां दूल्हा ख़त्म। अलिश्का के कदम ठीक नहीं, इसे खुशियाँ रास नहीं। ये मनफी राय और सोच अतिया बेगम की थी। अलिश्का को लेकर अस्पताल गए थे। सबूई इसको संभाल रही थी। लुकमान साहब, एजाज साहब और अरशद दूल्हे के घर गए थे। अलिश्का बार बार होश में आती और अपने हाथों की चूड़ियाँ तोड़ती और फिर बेहोश हो जाती। हफ्सा भी बुरी तरह से रोती हुई अलिश्का को संभाल रही थी। हालात अचानक इस तरह बदल गए थे कि हर कोई परेशान था। शफीका अम्मा से बात करना चाह रही थी कि अम्मा, जिसने आप लोगों का दिल दुखाया वो तो चला गया, अब मुझे माफ़ कर दें। सुल्ताना बेगम माँ थी, इनका दिल भी पिघल गया था। अलिश्का के लिए भी शफीका बेगम बहुत रोईं। होने को कौन टाल सकता है। कभी अल्लाह पाक देकर आजमाता है और कभी लेकर आजमाता है। बंदा वही है जो इसकी रज़ा में राज़ी है। खुशियों में उस रब का शुक्र अदा करें जिसने खुशियाँ अता की हैं, और दुख में सब्र करें कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह खुद होता है। यही हालात अलिश्का के थे। इसको पे दर पे जिन हालात का सामना करना पड़ रहा था, इसके लिए सख्त अजियत का बाइस थे। इस पर अतिया बेगम की मनफी बातें और तंजिया नज़रों से
वो खौफजदा रहने लगी थी। वो तो अब खुल्लम खुल्ला ऐसी बातें करती कि सबूही या अलिशबा सुनती तो तड़प जाती। वक्त बहुत बड़ा मरहम है, आहिस्ता आहिस्ता बड़े से बड़े जख्मों को भी ठीक कर देता है। वक्त गुजरता रहा, शफीका बेगम का राब्ता बहाल हो गया था। वो हद दर्जा शर्मिंदा थीं और अलिशबा की जानिब से भी फिक्रमंद थीं। अरे आपा, शुक्र करें आप बच गईं। अल्लाह पाक इंसार भाई के दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने सही फैसला किया था। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी बेटी अपने घर में खुश है। इसको जरिया बनाया ये रिश्ता ख़त्म हो गया। एक रोज़ शफीका बेगम ने पुराने रिश्ते दोबारा से जोड़ने की बात की तो अतिया बेगम ने सरगोशियाना लहजे में फ़ोन पर कहा, मैं समझी नहीं भाभी। शफीका बेगम इनकी बात को न समझ पाई। अरे भाई शफीका, तुम भी बहुत भूली हो। देखो भाई, मैं बात साफ करती हूँ। अलिशबा के कदम मनहूस हैं। तुमको याद नहीं, बचपन से ही इसके साथ ऐसा हुआ है। मैंने हमेशा से ही बात नोट की है और किसी को नहीं बताई। जिस दिन वो पैदा हुई थी उस रोज़ सबूई की दादी का इंतकाल हुआ था। इसका 1.25 महीना था जब सबूई की खाला का इंतकाल हुआ था। पहले दिन स्कूल गई तो उस रोज़ एजाज मियाँ की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। इन्हें अच्छी खासी चोटें आई थीं और अब इंसार भाई, अल्लाह पाक महफूज रखे इन्हें। किसी का जवान जहाँ बेटा ख़त्म हुआ, इस माँ का क्या हाल होगा जिसका बेटा शादी के दिन यूँ चला गया। आपा, सच पूछो तो मुझे खौफ आने लगा है। हाँ भाभी, आप सच कह रही हैं। शफीका को भी इनकी बातों में सच्चाई लगी। हाँ, अगर तुम चाहती हो तो हम बासिम और हफ्सा की शादी कर लेते हैं। बुरा ना मानना, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी पर इसका भी साया पड़े। अतिया बेगम ने कहा तो शफीका बेगम चुप हो गई। अबीरा की शादी हो चुकी थी, वो वहीं ऑस्ट्रेलिया में सेट थी और इधर अरशद के लिए भी लड़की देखी जा चुकी थी। अलिशबा का निकाह भी शादी से एक दिन पहले हो चुका था। वो तो बेवाही कहला रही थी। सख्त अजियत और तकलीफदेह हालात का सामना करना पड़ता जब लोग इसे कभी हमदर्दी तो कभी नफरत की निगाह से देखते। तरह तरह की बातें करते वो खुद को मुजरिम समझने लगती। कमरे में आकर बेतहाशा रोती। ऊपर से शफीका फुप्पो का रवैया भी कुछ बदल गया था। बासिक ने भी 1-2 बार ही सरसरी सी बात की थी। जब बुरा वक्त आता है तो साया भी साथ छोड़ देता है। ये तो दुनियावी रिश्ते थे जो हालात के साथ बदल गए। सुल्ताना बेगम अलिशबा को देखकर कुड़ती रहती। सबूई भी छुप छुप कर रोती रहती। और जब से ये पता चला था कि शफीका पाकिस्तान आने वाली है और हफ्सा और बासिम की शादी कर देंगी, अलिशबा और ज़्यादा टूट चुकी थी। तय ये पाया था कि शफीका सीधा इस्लामाबाद जाएंगी, वहाँ ससुराल वालों से मिलकर अपने घर को साफ करवा कर फिर कराची आएंगी और शादी की तारीख वगैरह तय कर देंगी। सुल्ताना बेगम चाहती थी कि शफीका अलिशबा के लिए भी बात करे, लेकिन वो तो बिल्कुल चुप थी और अलिशबा का जिक्र तक ना करती। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोग अलिशबा के लिए ख्वाहिशमंद थे, इसको अपनाना चाहते थे, मगर अलिशबा ने साफ इनकार कर दिया था और सब इसकी तरफ से चुप हो गए थे। वो जिन हालात से गुजरी थी वो बहुत तकलीफ थे। ये बात सभी जानते थे। इसको इसके हाल पर छोड़ दिया था। अक्सर चांदनी रातों को जब दिल गम से बोझल हो जाता तो वो छत पर चली आती और चांद को तकते तकते इसकी आंखें भीग जातीं। रमज़ान में मुबारक का आगाज़ हो चुका था। सबूही और अलिशबा हमेशा रमज़ान में मुबारक शुरू होने से पहले ही ईद के हवाले से शॉपिंग कर लेते थे। रोज़ों में घूमना अच्छा नहीं लगता था। वैसे भी अब अलिशबा में पहली जैसी ईद की खुशी या तैयारियां करने की कोई ख्वाहिश ना थी। वो दिल ही दिल में रोती, मगर बज़ाहिर घर वालों की हालत देखते हुए खुद को किसी हद तक नॉर्मल कर लिया करती। हफ्सा और अलिशबा से दिली लगाव और हमदर्दी थी, जबकि अरशद की बीवी मारिया भी अच्छी थी। नमाज ज़ोहर से फारिग होकर अलिशबा कुरान पाक की तिलावत करती और फिर किचन में चली जाती। अफ्तार के थोड़े बहुत इंतज़ामात कर लेती। उस रोज़ भी वो किचन में जा रही थी, तभी दादी की कमरे से आती हुई आवाज़ों से मालूम हुआ कि हफ्सा और बासिम का निकाह होने जा रहा है, और साथ ही ताई अम्मा के अलिशबा के लिए कहे गए अल्फाज। अलिशबा की आंखें नम हो गईं। अल्लाह पाक मेरा साया कभी भी हफ्सा पर ना डाले, वो हमेशा शादो आबाद रहे, आमीन। दिल से दुआ की और किचन की तरफ चली गई। वो सचमुच खुद को मुजरिम समझने लगी थी, जैसे अब खुशियों पर इसका कोई हक ना था।
वो हफ्सा से कटी कटी रहने लगी। नुबादा इसका साया हफ्सा की जिंदगी पर कोई बुरा असर न डाले। अतिया बेगम बहू और हफ्सा के साथ मिलकर तैयारियां कर रही थीं। शफीका बेगम ईद से पहले आने वाली थीं और अब इनका इरादा मुस्तकिल पाकिस्तान में सेटल होने का था, क्योंकि वहां से दिल भर गया था। अब वो अपने लोगों में वक्त गुजारना चाहती थीं। रिहाइश तो इस्लामाबाद में ही थी, अपना घर भी मौजूद था। ईशा की नमाज और तरावी से फारिग होकर अलिशपा ने हस्बे मामूल सबके लिए चाय पकाई और चाय का कप लिए सुल्ताना बेगम के कमरे में आ गई। सुल्ताना बेगम ने इसे अपने पास बिठा लिया। अलिशपा, तुमने हफ्सा की निकाह की तैयारी कर ली? सुल्ताना बेगम ने पूछा। दादो, मुझे क्या तैयारी करनी है? सवाल पर सवाल करके खाली खाली नज़रों से दादी को देखा। सुल्ताना बेगम दुखी हो गई। वैसे दादो, मेरा नया सूट रखा है, पहन लूंगी। दादी को उदास देकर अलिशपा ने जल्दी से कहा। और वैसे भी मैंने कौन सा सामने आना है? ना चाहते हुए भी लहजा कड़वा हो गया। अलिशपा मेरी जान, ऐसा नहीं कहते। कोई अगर गलत बात सोचता है तो सोचने दो। ये अल्लाह की तरफ से होने वाली बातें हैं। और अभी भी कितने लोग हैं जो तुम्हें अपनाना चाहते हैं। तुम्हारे लिए रिश्तों की लाइन लगी है बेटी। मेरी मानो तो तुम अपने लिए भी सोच लो। हम तुम्हारी तरफ से भी बेफिक्र होना चाहते हैं। सुल्ताना बेगम की आवाज़ विंध गई थी। दादी, मैं ठीक हूँ। आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं खुश हूँ और अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। इसने लहजे को नॉर्मल बनाने की कोशिश की थी। मगर बेटा, हम चाहते हैं कि तुम अपने घर की हो जाओ। आबरी के घर वाले काफ़ी पीछे पड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि ईद के बाद हम तुम्हारे लिए इनको घर पर बुलवाकर कोई फैसला कर लें। दादू, जैसे आप लोग बेहतर समझें। अलिशपा ने सर झुकाकर धीरे से कहा। मेरी बच्ची, अल्लाह आगे तुझे इतनी खुशियाँ दे कि तू सारे दुख भूल जाए। तेरा नसीब सितारों की तरह चमके। आमीन। सुल्ताना बेगम ने इसे गले लगाकर सदके दिल से दुआएं थीं। आखिरकार चांद रात आ गई। सुबह से ही अतिया बेगम की चिड़चिड़ाहट और झिंझलाहट अरूज पर थी। आज तो घर के ही लोग थे। शफीका बेगम अपने दोनों बेटों के साथ आ रही थीं। अबीरा ईद के बाद आने वाली थी। मुख्तसर से लोगों की तकरीब में बेहद तैयारियां थीं। सब लोग खुश थे। इतने अरसे बाद शफीका बेगम आ रही थीं। सुल्ताना बेगम बेचैनी से बेटी की मुंतजिर थीं, जबकि लुकमान और एजाज साहब भी बेचैन हो रहे थे। हफ्सा बेहद खुश थी। अलिशपा बिल्कुल नॉर्मल थी, किसी भी किस्म के जज्बात से आ रही। हफ्सा के निकाह का जोड़ा, ज्वेलरी और सारी तैयारियां हो चुकी थीं। अलिशपा ने एक चीज़ भी जाकर नहीं देखी। वो तो हफ्सा खुद ला लाकर एक एक चीज़ दिखाती थी। हफ्सा के दोस्तों ने और मारिया ने मिलकर रात को हफ्सा को मेहंदी लगा दी थी। अलिशपा किचन में ही मसरूफ़ थी और सुबह से ही वो जानबूझकर किचन के कामों में लगी थी कि अतिया बेगम टोक ना दें। इफ्तार से कुछ पहले वो लोग पहुंचने वाले थे और निकाह की रस्म इफ्तार के बाद होनी थी। इफ्तार में चंद एक चीज़ें रखी गई थीं। खाना बाहर से आना था। निकाह का इंतज़ाम छत पर किया गया था। अलिशपा अल्लाह खुद को मुतमईन जाहिर कर रही थी, लेकिन अंदर से दिल अजीब कैफियत का शिकार था। इतने अरसे के बाद बासिक आ रहा था। बासिक को सामने देखकर किसी तरह खुद को कंट्रोल कर पाएगी। बासिक का कैसा रवैया होगा? शफीका फुप्पो तो इसे मनहूस समझने लगी थी। यकीनन बासिक भी गलत समझ रहा होगा, तभी तो इसने एक दो दफ़ा बात की थी, वो भी जब अलिशपा बेवा हुई थी। वो अजीब हालात का शिकार थी। इफ्तार से कुछ देर पहले वो लोग आ गए। अलिशपा ने किचन की खिड़की से देखा। सफ़ेद शलवार कुर्ते में बासिक बहुत अच्छा लग रहा था। अलिशपा की आंखें नम हो गईं। सब लोग मिल रहे थे, रो रहे थे, जज्बाती मनाजिर थे। बासिक की बेचैन नज़रें इधर उधर भटक रही थीं। वो खिड़की से देख रही थी। अलिशपा कहाँ है? शफीका ने इधर उधर देखते हुए आंखें साफ करते हुए सवाल किया। अलिशपा, अलिशपा। सुल्ताना बेगम की आवाज़ पर वो आ गई। सादा से पिंक कलर के कॉटन के सूट में बड़ा सा प्रिंटेड दुपट्टा सर पर डाले वो मासूम सी लड़की बासिक के दिल में उतरती चली गई। मेरी बच्ची। शफीका इसे लिपट कर एक बार फिर रो पड़ी। अस्सलामुअलैकुम। अलिशपा ने बारी बारी बासिक और बासिन की तरफ देखकर कहा। सबूही ने हैरत और तासुफ से अपनी बेटी की जानिब देखा।
किस खूबसूरती से वो अपने अंदर का तूफान छुपा कर मुस्कुरा रही थी। तभी अजान की आवाज़ आई और सब लोग दस्तरखान की तरफ बढ़ गए। अलिशबा जानबूझकर काम के बहाने किचन में मसरूफ़ थी। इफ्तार के बाद मर्द हजरात नमाज पढ़ने मस्जिद चले गए। वापसी पर काजी साहब को साथ लाना था। जब तक मारिया ने हफ्सा को तैयार कर दिया। हफ्सा बहुत अच्छी लग रही थी। अलिशबा दूर दूर से देख रही थी। मर्द वापस आ गए। छोटे से बने स्टेज पर हफ्सा और बासिम को बिठा दिया गया। सब लोग आसपास थे। बासिक भी पास खड़ा था। निकाह के फॉर्म भरे जा रहे थे और अलिशबा जानबूझकर काफ़ी दूर खड़ी खुद को किसी न किसी काम में उलझा रही थी। अरे भाई, अलिशबा कहाँ है? शफीका ने स्टेज पर बैठकर चारों तरफ देखा। अलिशबा, यहाँ आओ, हफ्सा के पास बैठो। अरे आपा, क्या कह रही हैं आप? शफीका की बात पर अतिया बेगम जल्दी से आगे आकर बोली, अलिशबा को ना बुलवाएं, ये निकाह की रस्म है। हफ्सा बाद में मिल लेगी इससे। मैं ऐसे मौके पर कोई बदशुगनी नहीं चाहती। आपको पता है ना अब्बा, अलिशबा की किस्मत कैसी है और ऐसे मौके पर मैं अपनी बच्ची पर इसका साया नहीं पड़ने दूंगी। अतिया बेगम ने शफीका बेगम के कान में सरगोशी की तो शफीका बेगम जोर से हंस दें। सब लोग चौंके कि ये क्या खुसर पुसर हो रही थी। अरे भाभी, आप ही कमाल करती हैं। कैसी जहलाना और दकियानूसी सोच है आपकी, जो अल्लाह के फैसलों को अपनी उल्टी सीधी सोचों पर रखकर कुफर कह रही हैं। ये मनहूस साया बदबख्त, ये सब फजूल और जाहिलाना सोच है। सारे फैसले अल्लाह पाक के होते हैं। किसी के साथ अच्छा बुरा होना, गलत या सही होना, इसमें अगर इंसानों की मर्जी होती तो कभी भी किसी का बुरा ना होता। हर कोई अपने लिए अच्छा करता और अच्छा सोचता। हम सब अल्लाह के फैसलों के मोहताज हैं। ये हमारी दीन से दूरी, कम इल्मी और निरी जहालत है कि हम अल्लाह के फैसलों को इंसान से इस तरह मंसूब कर देते हैं कि जैसे इंसान ने अपने हाथों से किया है। मैं इन फरसूदा और जाहिलाना बातों को कतई नहीं मानती और मैंने तो पहले ही फैसला कर रखा है कि पहले मैं बासिक और अलिशबा का निकाह करूंगी और फिर बासिम और हफ्सा का। मेरी बड़ी बहू ही अपनी देवरानी लेकर आएगी। क्यों अम्मा? भाई एजाज, आप लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं है ना? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आप लोगों से हाथ जोड़कर ये रिश्ता दोबारा से इस्तवार करना चाहती हूँ। शफीका बेगम ने पहले भावज को लताड़ा और फिर मुड़कर अम्मा और भाइयों को मुखातिब करके हाथ जोड़ते हुए आजिज़ी से सवाल किया। सब लोग हैरान और शिश्ता शफीका बेगम की बात सुन रहे थे। अलिशबा जो चुप खड़ी पुप्पो की बातें सुन रही थी, बुखलाकर इधर उधर देखने लगी। बासिक इसके पास आ गया था। शफीका, तुमने आज हमारा दिल खुश कर दिया मेरी बच्ची। सुल्ताना बेगम ने आगे बढ़कर बेटी को गले लगाकर गोया इजाज़त दे दी थी। सब लोग ही खुश थे। अलिशबा को अचानक में जाने वाली खुशी गैर यकीनी लग रही थी। बेशरम लड़की, दुपट्टा सर पर तो ले लो। बासी की आवाज़ पर बुखलाकर जल्दी से दुपट्टा सर पर ले लिया। हफ्सा ने भागकर अलिशबा को गले लगा लिया। अतिया बेगम मुंह फाड़े इस अचानक से बदल जाने वाली सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थीं। लुकमान साहब, इजाज साहब, सबुही, अरशद और मारिया भी बहुत खुश थे। हफ्सा, संभालो अपनी देवरानी को, लगता है मुझे घूर घूर कर नज़र लगा देगी। बासी की शरारत भरे जुमले पर अलिशबा ने घबराकर निगाहें झुका ली। कभी कभी हालात यूं भी बदल जाते हैं। वाकई मेरा रब तो बड़ा रहीम करीम है। जब चाहे हमारी झोलियों में इतना कुछ डाल देता है, ऐसी खुशियाँ दे देता है कि हमारी झोलियाँ इन खुशियों का बोझ बर्दाश्त करते करते तंग पड़ जाती हैं। जिंदगी में आने वाले इस खूबसूरत मोड़ ने सबके साथ अलिशबा को इतनी खुशियाँ दे दी थीं कि इसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने रब का शुक्र अदा करे। कुछ देर बाद ही वो बासिक के पहलू में बैठी अपना जुमला हकूक बासिक के नाम कर रही थी। कितनी हसीन और दिलकश चांद रात इसकी ज़िंदगी में आई थी, जहाँ सारे बड़े मिलकर आइंदा के लाहिला अमल तैयार कर रहे थे। वहीं अलिशबा और बासिक छत पर बैठे एक दूसरे के संग मीठी मीठी और मध्यम सरगोशियों में मसरूफ़ थे। कल आने वाली ईद इनके लिए कितनी खूबसूरत थी। खुशियाँ बहारों की सूरत लौट आई थीं। अरे दुल्हन बेगम, अगर फुर्सत मिल गई है तो नीचे आ जाएं, हम सब मेहंदी लगवाने जा रहे हैं। मारिया की शोख आवाज़ पर अलिशबा मुस्कुराती हुई नीचे की जानिब भागी और बासिक खिलकर हंस दिया था।